Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to discuss about the hormonal control of spermatogenesis. In the previous lecture we all have already discussed what is spermatogenesis, and today we will go through the hormonal control of spermatogenesis and then after the structure of male gamete, that is what sperm. तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ है. पहली चीज़ आई क्या, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द hormonal control of spermatogenesis. The hormonal control of spermatogenesis. ठीक है, तो हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस में या कोई भी गैमेट फॉर्मेशन में. ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या थी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. ये कहाँ हो रहा था, टेस्टिस के अंदर. टेस्टिस के अंदर क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल. उसके अंदर क्या था, उसके अंदर थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने देखा था क्या था, वहां पे अवेलेबल था हमारे स्पर्मेटोगोनिया, और वो स्पर्मेटोगोनिया रिस्पॉन्सिबल होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. बट ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो ऐसे ही नहीं होती, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हार्मोनल कंट्रोल. पूरी तरीके से हार्मोन इसको कंट्रोल करता है. इसी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट ही होती है कब, आफ्टर द प्यूबर्टी. आफ्टर द प्यूबर्टी ये क्या होता है, स्टार्ट होता है. मैच्योरेशन फेज की बात करें, मल्टीप्लिकेशन फेज की, ग्रोथ फेज की, सब कहाँ स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर द प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है. प्यूबर्टी क्या है, मेल में जब भी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. 12 से 14 साल के बीच में ये जो पहली स्टेज आती है जिससे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी कंसीडर करते हैं. तो हुआ क्या, देखिए सबसे पहली ग्लैंड जो कि सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस. कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को हम मॉम बोलते हैं. मॉम मतलब क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. इट इज व्हाट, द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. ये क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है. ठीक है, अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती है हमारे मास्टर ग्लैंड को. ये कौन किसको कंट्रोल करती है, हमारे मास्टर ग्लैंड को. हमारी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है उसका क्या नाम है, दैट इज व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. और इस पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस. दैट्स व्हाई उसको हमने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला है. इट इज व्हाट, अ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी में बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मेन रोल प्ले करता है वो कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ना कि पोस्टीरियर. एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी का आगे वाला पार्ट जो है वो बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा हार्मोन पीछे वाला पार्ट प्रोड्यूस करता है. तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ है, आगे वाले पार्ट से सिक्रीट होता है. इसीलिए हमने क्या नाम दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होने वाला है. ठीक है, हाइपोथैलेमस से ऐसा क्या सिक्रीट होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या कराता है, स्टिमुलेट करता है. उसका नाम क्या है, GnRH. GnRH क्या है, इट इज कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. फुल फॉर्म मैं इधर लिख दे रहा हूं, दैट इज व्हाट, GnRH. क्या नाम बताया मैंने, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या है, गोनाड से उसके हार्मोन को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाड हम किसको बोलते हैं, ये बात आप पहले से ही जानते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोनाड बोलते हैं. तो गोनाड से हार्मोन रिलीज कराने के लिए जो मेन हार्मोन है उसका नाम क्या है, GnRH. जिसको किसने प्रोड्यूस कराया है, हाइपोथैलेमस ने. GnRH जो है वो पहले भी प्यूबर्टी के लिटिल बिट अमाउंट में सिक्रीट होता है, लेकिन प्यूबर्टी से इसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ये GnRH का सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाता है इस GnRH की वजह से. अब एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स को भेजता है हमारे गोनाड्स में. हमारे गोनाड्स में किस पार्ट में जो है ये भेजता है, तो इट सेंड्स द सिग्नल टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. किसको भेजेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. हम जानते हैं इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, एक तो लेडिक सेल पढ़ा, दूसरा हमारे पास क्या था, सर्टोली सेल. इसी सर्टोली के साथ साथ हमने पढ़ा था क्या है, इसी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म बनाने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है. सर्टोली सेल का तो काम है उसको नरिशमेंट देना. ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब ये पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन, तो यहां पहुंचते हैं दो हार्मोन. एक का नाम है क्या, LH, और दूसरे का नाम है क्या, FSH. मैं फुल फॉर्म इधर लिख देता हूं फिर से. LH और FSH क्या है, LH है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है,
वहीं FSH की बात करें तो FSH क्या है आपका, इट इज़ व्हाट, द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या है बेसिकली, हम यहाँ पे देख पाएंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके के हार्मोन भेजे हैं, किसने, एंटीरियर पिट्यूटरी ने। कब भेजे हैं, जब GnRH आया है हाइपोथैलेमस से। GnRH का सिक्रीशन कब इंक्रीज हो जाता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, मेल बॉडी अटेन करता है, उसके बाद क्या होता है, GnRH इंक्रीज हो जाता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH भेज देती है किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये LH जाकर के एक्ट करता है लिडिक सेल पे, और ये FSH जाकर के एक्ट करता है किस पे, सर्टोली सेल पे। बेसिकली लिडिक सेल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। एंड दैट टेस्टोस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोजन, हम जानते हैं इसको, हम और क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन। दिस इज मेनली मेल सेक्स हार्मोन। तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी होते हैं मेल बॉडी में वो डेवलप कराना इसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्यूबर्टी के बाद 12 to 14 ईयर्स के बाद बॉयज में जो होते हैं वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या चेंजेस आना, शोल्डर जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, वॉइस जो हो जाती है वो बेसफुल हो जाती है, और क्या हो जाता है, पिच उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, भारी आवाज़ हो जाती है, ठीक है। बियर्ड मोस्टैचेस जो होते हैं वो क्या, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो ये कौन दे रहा है, टेस्टोस्टेरॉन दे रहा है। साथ ही साथ यही टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करने वाला है, देखिएगा कैसे भी करेगा। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की भी ग्रोथ कराता है। तो ले देखे ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेनली यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इट विल इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उन सबको भी क्या है, मेंटेन करने का काम इसी का है। अब क्या हुआ, ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ये जा करके स्टिमुलेट करता है किसको, सर्टोली सेल को। इसने क्या किया, पहले देखो LH आया, LH ने लिडिक सेल को स्टिमुलेट किया, लिडिक सेल ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, लिडिक सेल ने सिक्रीट कर दिया, लिडिक सेल ने सिक्रीट कर दिया क्या, सिक्रीट कर दिया क्या, टेस्टोस्टेरॉन। लिडिक सेल ने क्या सिक्रीट कर दिया, इसने सिक्रीट कर दिया टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है भाई। अब ये टेस्टोस्टेरॉन FSH तो आकर के कर ही रहा है, और साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरॉन भी स्टिमुलेट कर दिया सर्टोली सेल को, जिससे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्टिमुलेट हो गई, और स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहीं पे वो प्रोसेस हो गई क्या हमारी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो देखिए कौन कौन सा हुआ। पहला हमारे पास आया क्या, GnRH, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से आया, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। फिर GnRH मिलते ही एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या क्या सिक्रीट कर दिया, LH और FSH। ये दोनों किसने सिक्रीट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने। किसको आके स्टिमुलेट किया इसने, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में लिडिक सेल को स्पेशली किसने किया, LH ने, और सर्टोली सेल को किसने किया, FSH ने स्टिमुलेट किया। अब इसी की वजह से लिडिक सेल ने भी एक हार्मोन सिक्रीट किया, क्या है, टेस्टोस्टेरॉन नाम है। तो ले देखे अगर देखें तो ये टेस्टोस्टेरॉन भी जाकर के सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करा, तब जाकर के आगे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। तो कितने हार्मोन हो गए, देखिए 1 2 3 और ये 4, ये सारे हार्मोन मिलकर के क्या कर देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर देते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जब स्पर्म एक एडिक्वेट अमाउंट में जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस हो चुका है और एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को लिटिल टाइम के लिए रोकना पड़ता है। तो उसके लिए नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है कौन, ये सर्टोली सेल। सर्टोली सेल एक हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज इनहिबिन। किसका सिक्रीशन करता है ये, इनहिबिन का। अब ये इनहिबिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है, किसको भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इट विल सेंड द नेगेटिव फीडबैक टू द मास्टर ग्लैंड। क्या कर रहा है ये, इट सेंड्स द नेगेटिव फीडबैक टू द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को इसने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक भेजा, जिसकी वजह से मास्टर ग्लैंड को पता चल जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर अमाउंट में हो चुकी है, तो फिर उसके बाद वो अपना LH और FSH सिक्रीट करना बंद कर देगा। बट फिर भी अभी भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो वहां से प्रेशर दे रहा है ना GnRH भेज करके, तो हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल भेजना होता है। वो सिग्नल कौन भेजता है, ये टेस्टोस्टेरॉन भेजता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, इन दोनों को ये क्या सेंड करता है, इट सेंड्स द नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से GnRH भी कम हो जाता है, तो LH FSH का सिक्रीशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा, और वो टेस्टिस तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं, और स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत तेजी से नहीं होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द नेगेटिव फीडबैक, एंड दिस इज द कंप्लीट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर से देखते हैं छोटे में, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, जिसने GnRH सिक्रीट किया ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है। इसी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि हार्मोन से कंट्रोल होना है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH और FSH सिक्रीट कर दिया, LH
जाकर के लिडिक सेल पे वर्क कर रहा है, FSH आकर के सर्टोली सेल पे। लिडिक सेल ने क्या कर दिया, जैसे इसको LH मिला, ये स्टिमुलेट होकर के इसने सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस किया, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये एंड्रोजन आकर के सर्टोली सेल को भी स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी से भी आया था FSH। ये दोनों मिलकर के स्टिमुलेट करते हैं और इसके स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन करा देते हैं, स्पर्म का, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। पूरा प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से कैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, पूरा पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये प्रॉपर अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो चुका है तो सर्टोली सेल क्या करती है, इनिबिन सीक्रेट करती है, जो कि नेगेटिव फीडबैक भेज देती है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन सीक्रेट करना कम कर देती है या बंद कर देती है। तो उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। वैसे ये टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को कौन भेजता है, तो टेस्टोस्टेरोन, और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन भेजता है, तो इनिबिन। यहां पे हमने फुल फॉर्म लिख लिया, GnRH, LH, FSH, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट। और जो मेल गैमीट होता है ये हमेशा कैसा होगा, इट विल ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। ये कैसा रहने वाला है, हैप्लॉइड रहने वाला है। किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाला है, मियोसिस से प्रोड्यूस होने वाला है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमीट में कितने होंगे, ह्यूमन के 23 क्रोमोसोम्स। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स विल बी देयर। चलिए देखते हैं। बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट इज हैविंग 4 टिपिकल पार्ट्स। इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। देखिए बेसिक कौन कौन से हैं। ये जस्ट सपोज दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज हेड। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हेड। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो सेकंड पार्ट हमारा रहता है क्या, द मिडिल पीस। ये क्या है हमारा, मिडिल पीस। दिस इज द कार्टून डायग्राम ऑफ द स्पर्म सेल, जो आपको बनाना भी होता है एग्जामिनेशन में, एग्जैक्टली यही बनाना होता है, ठीक है। और ये मिडिल पीस से कनेक्टेड होती है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। क्या बोलते हैं इसको हम, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेला, ठीक है। अब देखिए क्या है, दिस डिस्टिंक्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड एज हेड। इसी क्या बोलेंगे हम, हेड। ये यहां से यहां तक का पार्ट जो है, इसको हमने क्या बोला है, मिडिल पीस। और लास्ट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेल पार्ट, ठीक है। अब मैंने बोला 4 पार्ट है, चौथा पार्ट कौन सा है, यहां पे एक बीच में एरिया जो खाली है, ये चौथा पार्ट है हमारा। 4 पार्ट है, देखिए कौन कौन से है। पहला पार्ट हमारा आ गया, इट इज द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म सेल। ये कौन सा रीजन है, हेड रीजन है। ये बीच वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नेक रीजन ऑफ स्पर्म सेल। यहां पे यहां जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल पीस। क्या बोलते हैं इसको हम, मिडिल पीस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है, इसको तो हम टेल बोलेंगे ही भाई, नॉर्मल सी बात है, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है तो टेल कंसीडर कर रहे हैं। अब इस हेड वाले स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। ये डेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हमने क्या बोला है, एक्रोजोम का नाम दिया। और ये एक्रोजोम का नेचर क्या है, इसका काम, दैट एक्रोजोम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। यही जो है वो ओवम के साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट करता है और ओवम के अंदर इस स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। अगर ये स्ट्रक्चर, ये एक्रोजोम नहीं होगा तो स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। सो दिस इज व्हाट द स्पेशल लेयर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्रोजोम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। एक स्पेशल लेयर है जिसको हमने एक्रोजोम बोला, जो कि हेड के एंटीरियर पार्ट पे, एकदम ऊपर वाले पार्ट पे होता है। ये जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर है, ये क्या है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ये इसका साइटोप्लाज्म है नीचे, और इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये क्या है, दैट इज व्हाट, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जिनको अगर ये टाइम ऑफ सेल डिवीजन पे देखे जाएंगे तो क्रोमोसोम बोलेंगे। सो दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब नेक पार्ट जो है, उसको थोड़ा लिटिल लेटर हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, मिडिल पीस में क्या है, कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अरेंज्ड रहते हैं। ये क्या है, दीज आर व्हाट, द ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। एक बात यहां पे अलग आई भाई, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया तो सर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन यहां वो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आ गए हैं और एक स्पेसिफिक पार्ट में आ गए हैं, जिसको हमने क्या बोला है, मिडिल पीस। और मिडिल पीस के अंदर आ गए हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं, लिटिल एडवांस टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, मिडिल पीस में कुछ और नहीं पाया जाता, पाया जाता है एडवांस्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या पाएगा, एडवांस्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाएगा। और जो लास्ट पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज
फ्लैजेला। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? फ्लैजेला होता है, सभी लोग जानते होंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो तरीके के सेंट्रियोल पाए जाते हैं इस नेक वाले पार्ट में, दो तरीके के सेंट्रियोल पाए जाते हैं इस नेक वाले पार्ट में। अब देखो, आपने किडनी का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, किडनी में आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, उसमें नेफ्रॉन में पढ़ा है आपने कि एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था और बाद में जो मिलता था उसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल पहले आता है और डिस्टल बाद में आता है। डिस्टल दूर है और प्रॉक्सिमल पहले है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो पहला वाला जो सेंट्रियोल है इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल हमको मिला इसको हमने नाम दिया क्या? इट इज व्हाट? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और जो नीचे सेंट्रियोल मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। अब सबका फंक्शन देखना स्टार्ट करते हैं, किसका क्या फंक्शन है। देखिए, नेक रीजन में हमने ये देख लिया कि दो तरीके के सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं। हेड रीजन में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम है। ठीक है, मिडिल पीस में क्या है? एडवांस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया और टेल में क्या है? फ्लैजेला। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं। अब क्या है भाई, यहां पे स्ट्रक्चर में समझना है क्या क्या चीजें, क्या काम है। एक्रोसोम इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेटिंग, it penetrates the outer wall of ovum, outer wall of ovum। ओवम के आउटर वॉल को पेनिट्रेट करके इस स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का काम किसका है? एक्रोसोम का है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वहां पे रिएक्ट करेगा और जोना पेलिसिटा जो आउटर लेयर है ओवम की उसको डिसअपीयर कराने में यह हेल्प करता है और पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? दैट क्रोमोसोम्स विल बी ओनली 23 क्रोमोसोम होंगे, हाफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये मियोसिस से बना हुआ है। हमने पहले ही देख लिया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कैसे बन रहा है। 4 बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है, वो देखा था हमने। अब ये मिडिल पीस और नेक आपस में कनेक्टेड है किससे? नेक वाले पार्ट से। ये नेक वाले पार्ट में दो सेंट्रियोल पाए गए। सेंट्रियोल का मेन काम क्या होता है? सेल डिवीजन कराना। और सेल डिवीजन, जब ये क्या है, स्पर्म तो अपने आप में सेल डिवीजन करने वाला नहीं है। जब ये स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज करेगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पर्म जब जाकर फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ, तो ओवम के साथ जैसे इसका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओवम में जो सेल डिवीजन होगा, ओवम में जो सेल डिवीजन होगा, मतलब ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। वही जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड एग है या ओवम है। तो वो फर्टिलाइज्ड ओवम में जो सेल डिवीजन होगा वो कौन कराता है? ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराता है। एंड दैट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज। किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज। ये क्लीवेज क्यों लिखा हमने? सेल डिवीजन ना लिख करके हमने क्लीवेज लिखा है। यहां पे क्या होगा? यहां पे ग्रोथ फेज में सेल नहीं जाती। आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा है तो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं। हम जानते हैं सेल डिवीजन में मियोसिस आता है, माइटोसिस आती है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। आपने इंटरफेज में पढ़ा है कि जो है वो G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, क्वेजेंट फेज आता है अगर रेस्टिंग में जाना है तो इस तरीके से फेजेस पढ़े हैं। तो बेसिकली इसमें ग्रोथ फेज G1 फेज नहीं आता है। इसीलिए जो सेल होगी वो ओवम की जो फर्टिलाइज्ड है उसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, बट नंबर अंदर ही अंदर वो डिवाइड होकर के बढ़ता रहेगा। इसीलिए हमने इस सेल डिवीजन को सेल डिवीजन ना लिख करके क्या लिखा है? क्लीवेज। सिर्फ बंटवारा हो रहा है इसमें। ठीक है, क्लीवेज होता है। अब आगे आप देखेंगे जब जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद 3 स्टेजेस आते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, सब आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। अभी तो हम गैमेट की बात करें। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लीवेज के लिए। किस में क्लीवेज कराएगा? जाइगोट में क्लीवेज कराएगा। ठीक है, चलिए, डिजिटल सेंट्रियोल से कनेक्टेड होती है ये फ्लैजेला पीछे से। ठीक है, तो इसका ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अलग से नहीं है, यही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ना। तो ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म सेल, ताकि ये इस फ्लैजेला को क्या करा सके? मूव करा सके। और फ्लैजेला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ये क्या कराता है? लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है। और ये लोकोमोशन कराएगा तो क्या होगा? जो स्पर्म सेल है वो क्या हो पाएगा? मोटाइल हो पाएगा और एक जगह से दूसरे जगह क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा। और हमको पता है कि स्पर्म सेल को जब मेल बॉडी जो है वो इंसेमिनेट कर देती है फीमेल वजाइना में, तो वो सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलेरिक स्टमक जंक्शन में जाके फर्टिलाइज करता है। तो वहां तक इसको पहुंचना भी तो चाहिए। तो उसको पहुंचने के लिए क्या जरूरत है? कि ये फ्लैजेला जो है वो अच्छे से मोटिलिटी अपनी शो करे, जिससे वो आगे की तरफ मूव कर जाए। ये फ्लैजेला बहुत तेजी से मूव करता है, जिसकी वजह से ये आगे जाता है। हम जानते हैं ना कि जो हर एक जो मेल है वो अपने आप में मिलियनर है। कैसे है? स्पर्म के अगर कंसिडरेशन में हम देखें तो मिलियनर है। किस तरीके से? क्योंकि स्पर्म जो है वो एक मेल बॉडी कितने से कितने प्रोड्यूस कर सकती है? 200 से
300 मिलियन ऑफ स्पर्म सेल जो है वो मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है एक इजैकुलेशन में। तो एज पर दैट मिलियनर तो है, ठीक है। क्या बता रहा था मैं कि 200 से 300 स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें क्या लगी रहती है, रेस लगी रहती है कि कौन पहले एम्ब्रियो के स्टमक जंक्शन तक पहुंच के उस ओवम से फर्टिलाइज करेगा। तो जिसमें मोटेलिटी ज्यादा होगी, जिसका फ्लैजेला तेजी से मूव करेगा, वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो क्या है भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फ्लैजेला को मूव करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। तो होप सो सब बात क्लियर हो गई होगी किस पार्ट का क्या फंक्शन है और कौन किस पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें। अब इसके बाद बात आती है जो स्पर्म है, स्पर्म में 60% ही स्पर्म सेल्स ऐसे बनते हैं। ये 200 से 300 जो बने हैं, इसमें से 60% स्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर इन द प्रॉपर शेप एंड साइज। प्रॉपर शेप एंड साइज के कितने स्पर्म होंगे, सिर्फ 60% स्पर्म होंगे, जिनमें से इसमें से भी 40% ही सिर्फ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके पास क्या होती है, विगरस मोटालिटी होती है। विगरस मतलब तेजी से जो क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। तो विगरस मोटाइल कौन है भाई, 40% इसमें से होंगे, और उन्हीं 40% में रेस लगी होती है कि कौन पहले पहुंचेगा, और जो पहले पहुंचेगा वो जाकर के ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा, और फर्टिलाइज करके किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का। एक बात यहां पे और क्लियर कर लेते हैं, स्पर्म एक अलग चीज है और सीमेन एक अलग चीज है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या है ये देखते हैं। सो बेसिकली सीमेन क्या है, एक एल्कलाइन फ्लूइड के साथ जब एक व्हाइटिश मटेरियल सिक्रीट होता है, white alkaline liquid ejaculated through the penis is called as semen। अब ये semen जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, just suppose this is what the penis, just suppose this is what a penis, this is what the scrotal sac, ठीक है। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, these are the testes। अब ये testes जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या होगा भाई, ये स्पर्म डक्ट से कनेक्टेड होते हैं, और आगे की तरफ जो है ये ओपन होंगे, फिर उसके बाद ये एक यूरेथ्रा से ओपन होकर के, यूरेथ्रा के ओपनिंग से यहाँ से जो वाइटिस लिक्विड सिक्रीट होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। बट जब स्पर्म से इनका प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म से प्रोड्यूस होकर के, सॉरी, ये टेस्टिस में जब इनका प्रोडक्शन होता है तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, इस स्पर्म के ही फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, लिखा ही नहीं हमने, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो ये किस फॉर्म में रहते हैं, स्पर्म के ही फॉर्म में रहते हैं। बट यहाँ पे जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एक एक ग्लैंड मिलती है जिसको हम सेमाइनल वेजाइकल बोलते हैं। सेमाइनल वेजाइकल में भी बहुत सारी चीज ऐड होती है। देखिए, एक सीमेन में क्या क्या होता है, स्पर्म तो होता ही है, ये स्पर्म सिर्फ और सिर्फ सीमेन का 10% भाग होता है, 10%। बाकी 60% जो होता है वो सेमाइनल वेजाइकल में पार्ट जो है, सिक्रीशन जो है वो ऐड किया जाता है। वो कितना होता है, 60%। 60% किसने ऐड किया है, सेमाइनल वेजाइकल में जो लिक्विड सिक्रीट हुआ है वो, जो कि अल्कलाइन लिक्विड होता है। इसीलिए हम जनरली बोल देते हैं कि सेमाइनल वेजाइकल में ही सीमेन का फॉर्मेशन होता है। बट सीमेन में कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि कौन ऐड करता है, नाम आपने सुना है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड्स मिलकर के भी कितना सिक्रीशन उसमें डालती हैं, 30% सिक्रीशन उसमें ऐड करती हैं। तो ले दे करके कितना हो गया, 60% सेमाइनल प्लाज्मा हो गया, जो भी उसमें से जो लिक्विड आ रहा है, ठीक है। 30% हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड से, और स्पर्म तो खुद 10% है। तो ये पूरा 100% सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हुआ क्या, जब यहां से ये आगे बढ़ता है तो इसको मिलता है यहां प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे बढ़ेगा तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन आगे बढ़ा, यही सिक्रीशन क्या है, यही जो आगे बढ़ रहा है, जब मेल बॉडी डिजायर करेगी तो ये आगे बढ़ेगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीमेन। और यही सीमेन जो होगा वो क्या होगा, मेल बॉडी से बाहर इजैकुलेट कर दिया जाएगा थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर अगर वो फीमेल बॉडी में इजैकुलेट कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोल देंगे। सीमेन जो है उसमें फिर से बात करें, स्पर्म 10% ही है, सेमाइनल वेजाइकल का जो लिक्विड है अल्कलाइन फ्लूइड और फ्रक्टोज ऐड कराता है। ये सेमाइनल वेजाइकल क्या ऐड कराता है, अल्कलाइन फ्लूइड और फ्रक्टोज का एडिशन कराता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो सीमेन बन जाता है। वहीं कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, ये ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट कराता है। वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिट्रिक एसिड का सिक्रीशन कराता है। साथ में क्या उसमें ऐड करता है, कुछ लिपिड ऐड करेगा, कुछ एंजाइम ऐड करेगा जो कि हेल्प करेंगे जब एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोम भी जब पेनिट्रेट करेगा तो उसको वो सारी चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें उसमें मिक्सड रहती हैं। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट एंड व्हाट इज सीमेन। क्या क्या उसमें अवेलेबल है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन क्या है, और किस तरीके से वो मेल बॉडी से इजैकुलेट होता है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। एक बार फिर से देखें क्या था,
चार पार्ट हमारे टिपिकल है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। हेड में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम ध्यान रखिएगा और न्यूक्लियस ध्यान रखिएगा। एक्रोसोम जो है वो पेनिट्रेट करता है किसको, ओवम को, और साइटोप्लाज्म में इंटर कराता है, हेडी पार्ट इंटर होता है, नेक और मिडिल पीस वगैरह नहीं जाता है। नेक से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है उसका काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज, क्योंकि वहां पे क्या बताया मैंने कि वहां पे कोई भी जो है जीवन फेज नहीं आता तो सेल की साइज इंक्रीज नहीं होगी, तो इसीलिए हमने क्लीवेज बोला है, सेल डिवीजन नहीं बोला। डिजिटल सेंट्रियोल क्या करता है, ये जो टेल वाला पार्ट है उससे स्पर्म को कनेक्टेड रखता है। बीच में मिडिल पीस है जिसमें क्या है, एडवांस माइटोकॉन्ड्रिया। एडवांस क्यों बोला, कि साइटोप्लाज्म से बाहर है और देख रहे हैं बड़े स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने एडवांस माइटोकॉन्ड्रिया बोला है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन करके क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि जो स्पर्म है वो मूव करके एम्पोलेरिक स्टमक जंक्शन तक जा सके। और ये टेल वाला पीस क्या करेगा, लोकोमोशन। अब ये एनर्जी तो दे रहा है लेकिन उसको चलने के लिए पैर तो चाहिए, वो चीज जो मोटाइल है वो चीज कौन सी है, ये फ्लैजेला है जो कि टेल पार्ट में है। ये इसको आसानी से मूव करा के फैलोपियन ट्यूब के एम्पोलेरिक स्टमक जंक्शन तक पहुंचा देगी जहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका रोल स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। देखिए ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगी, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 का होते ही उस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोल देंगे, उस जायगोट को क्या बोल देंगे, हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। फिर उसके बाद इंप्लांटेशन हो जाती है, हम जानते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट एंड व्हाट इज सीमेन। हमने इसके पहले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन डिटेल हमने पूरी तरीके से समझा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ठीक है। तो हमारा आज यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से फिनिश हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है। ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा और डिटेल है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा जो है वो और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन हम समझेंगे, कोशिश करेंगे और एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।